हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर सीरीज के चौथे लेसन में। ये लेसन 4 है। इसके पीछे हम लेसन 3 कवर कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो हम लेसन 4 चालू करने वाले हैं, लेसन 3 में जो है हड़प्पा सभ्यता तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता तक कवर कर चुके हैं। तो अब हमें जो है इसके आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ चालू करने से पहले कुछ आपको बता देते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में भी था, तो हम उसी को यहाँ थोड़ा सा आगे कवर कर लेते हैं कि जो है ये जो वर्गीकरण है, कि हमने आपको उस दिन बताया था कि जो है ये जो वर्गीकरण है ना, ये जो वर्गीकरण है कि किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है, जैसे हमने यहाँ से चालू किया तो हमने आपको बताया था कि कैसे पहले हम आर्किटेक्ट थे, फिर आर्किटेक्ट से यहाँ जो है हम धीरे धीरे खाद्य संग्राहक बने, है ना, और खाद्य संग्राहक से धीरे धीरे हम पशुपालक बने। तो हमने पशुपालन वाला हो गया। जैसे पशुपालन के बाद जो है हम धीरे धीरे जो है स्थायी बसना चालू किया, और जब स्थायी बसना चालू किया तो फिर हमने गांव में बसे, फिर धीरे धीरे नगरीकरण की ओर बढ़ता जाता। तो एक जो है एक सीधा जो स्टेट जो डेवलपमेंट होता है, ये वो तरीका है इसका। और एक जो डेवलपमेंट का जो एक तरीका है जो हमें मैक्स मुलर ने दिया है, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यदि हम देखेंगे तो पहले हम आर्किटेक्ट और संग्राहक थे, फिर हमने खाद्य संग्राहक बने, है ना। खाद्य संग्राहक के बाद हम धीरे धीरे पशुपालक बने। तो पशुपालक के बाद जो है हम धीरे धीरे यहाँ पे जो है कहाँ तक आ गए, नगरीकरण की प्रक्रिया तक पहुँचे, है ना। और जब हम नगरीकरण की प्रक्रिया के बाद गुजरेंगे तो हम देखेंगे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC जो है हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर धीरे क्या इसके बाद क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है ना। और कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, और जो है जितने भी बड़े बड़े नगर थे वो पूरे नगर क्या हो जाते हैं, जो बड़े बड़े नगर थे वो पूरे बड़े बड़े नगर जो है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर हम पुनः वही पशुचारण की स्थिति में आ जाते हैं, और हम पुनः उन बस्तियों में झुग्गियों में रहने लगते हैं, है ना। घास फूस वाली बस्तियों और झुग्गियों में रहने लगते हैं हम लोग। तो ये जो वर्गीकरण दिया हुआ, ये मैक्स मुलर का वर्गीकरण है ना। तो मैक्स मुलर द्वारा दिया गया था हम। और ये जो है हमारे भारतीय या कुछ राष्ट्रवादी जो इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा ये जो डेवलपमेंट का जो विकास का एक तरीका है वो दिया गया है। तो ये मैक्स मुलर द्वारा है ना। और इसकी जो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें करीब ऐसे यूज किया जाएगा NCERT में 3500 साल पहले। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जो है जो ऋग्वेद का जो समय है मैक्स मुलर के अनुसार वो मतलब वैदिक काल का पूरा तो 1500 से लेकर 500 BCE तक रहेगा, है ना। जिसमें हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि हम अगर ऋग्वैदिक काल को आगे बांटे फिर हम यहाँ देखते हैं। जैसे हम ऋग्वैदिक काल को यहाँ बांट लेते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि वैदिक काल जो है यहाँ पर 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो वैदिक काल का जो पूरा पीरियड है हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से ये वैदिक काल 2 भागों में बढ़ जाएगा, है ना। 2 भाग मतलब इसको पढ़ने के लिए 2 भाग कर लेते हैं। पूरा पार्ट जो है वो ऋग्वैदिक काल पे जाएगा, मतलब ये पूरा भाग जो है ऋग्वेद पर आधारित होगा, है ना, ऋग्वैदिक काल। और एक आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, है ना। तो ये जो वैदिक काल का अर्ली एज है, और ये ऋग्वैदिक काल का लेटर एज है ना। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड याद रखेंगे, है ना। तो जो हम यहाँ बात करेंगे वो ऋग्वैदिक काल पे होगा पूरा, तो हम उसी में देख लेते हैं क्या कहना है आगे, है ना। इस ऋग्वैदिक काल का भी हम एज आपको दे देते हैं कि ये जो है ऋग्वैदिक काल जो है 1500 BCE से 1000 BCE तक रहेगा, है ना। और ये जो है ये 1000 BCE से 500 BCE तक रहेगा,
ठीक है। तो ये जो है ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड रहेगा ये इस समय रहेगा। जैसे इन्होंने बात करेंगे कि देखो वो कहते हैं कि शायद तुमने जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद सबके बारे में सुना होगा। वो कहते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले। आज से 3500 साल पहले चले जाओ तो इससे हमें 2000 पहले पूरे कवर करने पड़ेंगे, 2000 वो और 1500 साल और पीछे, तो वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं, तो लगभग 1500 साल पहले हुई। और हम आपको जानकारी दे देते हैं जैसे कि ऋग्वैदिक में जो है करीब करीब 1100 जो है 28 सूक्त है ना। कितने सूक्त हैं? सूक्त है। सूक्त मतलब क्या होता है? सूक्त मतलब होता है, जैसे इन्होंने भी कहा सूक्त मतलब इधर बताया हुआ है, देखो यहाँ पे कि सूक्त मतलब होता है अच्छे से कहा गया। देखो इन्होंने बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा प्रथाएं हैं, है ना, कोई प्रार्थनाएं हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्तियां कहा गया है ना। और सूक्तियों का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है सूक्त मतलब होता है कहा गया है, सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। 2 से 3 देवता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अग्नि, इंद्र, सोम, है ना। तो अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि समझना होगा हमें, उसमें जो है अग्नि घर घर में पाई जाती है ना, घर घर में होती है, क्योंकि हर चीज में यूज हो रहा है अग्नि का, तो घर घर में अग्नि होती है। यज्ञ के रूप में भी अग्नि का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये जो है अग्नि जो है एक महत्वपूर्ण देवता उस समय रहेंगे। और इंद्र जो है उस समय जो है इंद्र भी महत्वपूर्ण देवता रहेंगे। क्योंकि उस समय युद्ध ही महत्वपूर्ण होता था। तो युद्ध के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन जुटाना, है ना। तो वो जो इंद्र जो है युद्ध के देवता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक है सोम। ये सोम क्या है? एक प्रकार का सोम का पौधा होता है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का सोम रस देता है, ठीक है। तो सोम रस के कारण ये है, ऐसी सूक्तियां भी आई है ऋग्वेद में कि इस सोम रस को पाने के लिए हजारों गायों के बदले इस सोम रस को लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है सोम रस भी बहुत महत्वपूर्ण देवता उस समय रहे हैं, ठीक है। चलो फिर हम अभी और आपको दे देते हैं, बाकी फिर इसमें जो रहेगा वो और देख लेंगे। तो हम आपको ऋग्वेद के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम आपको देखते हैं, इसमें टोटल 1028 सूत्र है। लेकिन पूरी ऋग्वेद पे बात करेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम जो है अन्य को पढ़ेंगे, जैसे यजुर्वेद, है ना, सामवेद, ये क्या है? उत्तर वैदिक काल के हैं। तो सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो है ये सब कहाँ है? ये लेटर वैदिक पीरियड के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। तो हम इन्हें जब अभी थोड़ी मतलब अगले लेक्चर में या 1-2 लेक्चर बाद जब हम इसको कवर करेंगे तो हम वहाँ इनकी अच्छी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। इसमें जो है हम ऋग्वेदिक की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेदिक काल में जो है 1028 सूक्त हैं, ठीक है। सूक्त मतलब यहाँ मंत्र, या इसका पूरा नाम भी ऋग्वेदिक संहिता बोलते हैं। संहिता मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना, है ना। तो ऋग्वेदिक संहिता पढ़ते हैं इसको, ऋग्वेदिक संहिता होती है। इसमें जो है मंत्रों को इकट्ठा किया गया, मंत्रों का कंपाइलेशन है ना, कंपाइलेशन ऑफ मंत्रा, है ना, कंपाइलेशन ऑफ मंत्रा। तो मंत्रों का क्या है? कंपाइलेशन है, सूत्र जो है उनका एकत्रीकरण किया गया है। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि जो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो यदि ऋग्वेद में 10 मंडल है, यदि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इन 10 मंडलों में 2 से 7 प्राचीन है, मतलब सबसे पुराने 2 सेकंड मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, मतलब दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो है बहुत पुराने हैं। तो ये पुराने मंडल हैं। और इनके बाद जो है 8 और 9 जो है वो जो है मध्य मंडल है, मतलब बीच लिखे गए, उन्हें ऐसे समय में लिखा गया, वो बाद में लिखे गए। और सबसे बाद में, और मतलब हम कहें कि सबसे नई जो है वो 1 और 10th मंडल है, ठीक है। तो हम इनको भी ध्यान रखना है। और इन्हें जो 1 और 10th मंडल है, ये जो है उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए, है ना, उत्तर वैदिक काल में। इसको भी ध्यान रखना है, कब जोड़ेगा? ये उत्तर वैदिक काल में भी जोड़ेगा, ठीक है। याद रखेंगे ये मतलब 2 से 7 पुराने हैं। ये पुराने नए कैसे? कि जैसे कोई, अब हमने से एक उदाहरण ले लेते हैं। कैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि अभी कभी आपने सुना हो कि थर्मोडायनेमिक्स की लॉ होते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं। जब आप उसमें पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें उसका फर्स्ट लॉ पहले पढ़ लेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे और बाद में 0th लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब 0वां नियम पढ़ेंगे।
तो आप देखेंगे ये पहले पहला लॉ आया, फिर दूसरा लॉ आया, फिर जीरो लॉ आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई चीज बाद में खोजी गई लेकिन ये पता चला ये तो बहुत ही पुरानी है, तो उसको फिर जो है बाद में रख दिया गया, कहा कि ये जो नए हैं और ये जो है बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको याद रखेंगे अपन कि कैसे 2 और 7 जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम आपको बता देते हैं, जैसे वेद पढ़ने के जो मतलब वेदों के जो है 4 मतलब क्या होते हैं कि इनको मतलब वेद में जो है 4 अंग होते हैं। कैसे? वैसे तो वेदांग होते हैं वो 6 अलग होंगे, मतलब वेदों को पढ़ने के लिए कैसे कि वेदों में क्या होता है, वेदों का एक होता अरण्यक, है ना, और एक होता ब्राह्मण, है ना, एक होता ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण पढ़ते हैं उसको, है ना, और एक होता है जो है क्या कहना पड़ता है, संहिता, है ना, तो ये संहिता है। और एक जो है अपने पास होगा उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। याद रखना ये बात के का उपनिषद ये बात के कंपाइलेशन है लेटर वैदिक पीरियड के, पर थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। जैसे संहिता, संहिता मतलब होता है पूरे मंत्रों का कंपाइलेशन करना, एकत्रीकरण करना। फिर उसके बाद इन एकत्रीकरणों को जो है मंत्र एकत्रित कर लिए। मंत्र किसका एकत्रीकरण? मंत्रों का एकत्रीकरण। यदि मंत्र एकत्रित हो गए तो उनकी व्याख्या कहाँ मिलेगी? व्याख्या मिलेगी ब्राह्मणा में। तो जब व्याख्या हो जाएगी, ठीक है, तो व्याख्या हो जाएगी तब हमें उन व्याख्याओं के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिलता, वो निष्कर्ष कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें आरण्यक में। और इनको आरण्यक को जो है फॉरेस्ट बुक भी कहते, मतलब जंगल में लिखी हुई बुक, मतलब वहां बैठ के, मतलब जंगलों में बैठ के, है ना, वनों में बैठ के जो है ध्यान अध्ययन करके जो बुक लिखी गई हैं वो उन्हें फॉरेस्ट बुक है। और वो फॉरेस्ट बुक को क्या कहते हैं? अपन आरण्यक कहते हैं। आरण्यक में है क्या? निष्कर्ष है। किनका निष्कर्ष है? जो निष्कर्ष है, किसका निष्कर्ष है? जो ऋग्वेद में जो जितनी ऋचाएं हैं या जितनी प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं का जो है पूरा निष्कर्ष कहाँ मिलेगा आपको? आरण्यक में, है ना। और फिर आ गया उपनिषद। तो उपनिषद में हमें क्या मिलेगा? उपनिषद में मिलते हैं हमें दार्शनिक बातें, है ना, दार्शनिक, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ये ना, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद होता है जी, ये उसमें से लिया गया है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये कोई छोटी बात नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ का मतलब हम मैं ही भगवान हूँ, है ना, ऐसा नहीं करता, अपन ही भगवान है। तो वो कारण जो है जो ये आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि जो ये जो वाक्य आता है, ये कहाँ मिलता है हमें? ये उपनिषदों में आता है ना। तो ये दार्शनिक बातें हैं। ये दार्शनिक बातें कहाँ मिलेंगी हमें? ये, है ना, ये दार्शनिक जो है, ये दार्शनिक बातें जो है वो कहाँ मिलेंगी हमें? उपनिषद में मिलती है। ये उपनिषद का काम क्या होता है? जितने भी दार्शनिकता भरी बातें हैं या मेटाफिजिकल जो है जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उनको उनसे डील करना कौन सिखाता है? उपनिषद सिखाता है ना। तो मतलब ये बात है, ये कहाँ मिलेगी। और भी इसमें हम टोटल बता देते हैं आपको, करीब करीब 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। जैसे बहुत सारे हैं, एक है कथो उपनिषद मिलेगा आपको, है ना, कथो उपनिषद उपनिषद। और एक मिल सकता है आपको मुंडक उपनिषद, है ना, मुंडक उपनिषद। आपको पता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद भी एक उपनिषद है। एक हमने तो आपको बता दिया बृहदारण्यक उपनिषद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये सब उपनिषद कहाँ मिलेंगे हमें? ये यहाँ है। तो ये टोटल 108 है इनकी संख्या। और ये इनमें है क्या? इनमें सारी दार्शनिक बातें हैं। इनमें है क्या? इनमें सारी दार्शनिक बातें हैं। और ये मतलब पूरी टोटली दार्शनिक बातों से डील करना सिखाता कौन सिखाता हमें? उपनिषद सिखाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है कहाँ मिलेगा हमें? ये सब मिलेगा हमें ऋग्वैदिक, मतलब वेदों को पढ़ने के लिए उनकी सहायक बुकें हैं, समझ लो ये आपको। जैसे कोई गाइड बुक नहीं कहते, गाइड बुक एक प्रकार की गाइड, जैसे जी गाइड बुक। तो गाइड बुक का मतलब कैसा है कि जैसे में कोई, जैसे हमें एनसीईआरटी की किताब पढ़ाते काफी, कोई पढ़ा रहा, तो इसके साथ में जो स्कूल टीचर होते उसके साथ गाइड रख लेते। क्या रख लेते? गाइड, कि भैया कैसे लिखाना है, तो लिखाते चले जाते, है ना। कुछ टीचर क्या रख लेते? गाइड। तो वो गाइड बुक है, उनका समझने के लिए गाइड बुक है। या कोई नई चीज आई, नई बुक आई, अब नई बुक को डायरेक्ट तो समझ नहीं पाएंगे, तो उसके साथ एक गाइड बुक चलती है। तो गाइड बुक क्या करती? इसको समझाने का कार्य करती कि कैसे आपको पढ़ाना है। तो सेम टू सेम यहाँ बात हो रही है कि ये जो है गाइड बुक है सारी,
आर्याणक हो गई, ब्राह्मण हो गई, संहिता हो गई या उपनिषद हो गई। तो ये क्या बताएंगे आपको, ये कैसे टीचिंग मतलब कैसे करना है, मतलब कैसे पढ़ना है ऋग्वेद को, या कैसे उसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये सारी जो गाइड सहायक बुक है, ये किसकी सहायक बुक है, ये वेदों की सहायक बुक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे हम जब हम अथर्व मतलब हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तो अथर्ववेद का क्या नहीं है, वहाँ पे आरण्यक नहीं होता है अथर्ववेद का, ठीक है। तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो हम उसको बता देंगे, जब हम लेटर वैदिक पीरियड आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है। ये हमने मैंने यहाँ पे कवर कर लिया कि क्या क्या है, कितनी सूक्तियाँ हैं, कितने मंडल है, ठीक है। और हमें आपको एक चीज़ और बता देंगे, आगे चल के भी बताएंगे, ठीक है, कि जैसे जो हम आपको बता रहे हैं ना कि क्योंकि ऋग्वेद में हम चलो पढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं धीरे धीरे करके क्या कहा जा रहा है हमसे। तो यहाँ तक पहुंच गए थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, तो बिल्कुल ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर शाश्वत पाठ कंठस्थ याद करते। तो एक चीज और याद रखनी है, ये सारे जो है हमें जो जितने भी वेद हैं वो कहाँ आते हैं, वो श्रुति की श्रेणी में आते हैं। श्रुति मतलब होता है कि याद कर लेना, है ना। श्रुति होता है याद कर लेना, कंठस्थ याद करना, और फिर याद करके सुन, मतलब क्या करते कि जैसे शिक्षक हो गए तो शिक्षक ने कुछ कहा, है ना, तो कुछ कहा तो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो उनको सुनेंगे, तो सुनना ही श्रुति होता है। तो श्रुति जो है सुनी, मतलब सुन के याद करते, ये लोग याद करते, तो याद की गई चीजें हैं और सुनकर याद की गई हैं, तो ये किसकी श्रेणी में आती है, श्रुति की श्रेणी में आती है, ठीक है। किसकी श्रेणी में आती है, श्रुति की श्रेणी में आती है। तो याद रखिए, अधिकांश सूक्तियों की रचना जो है रचयिता जो है सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट थे, सीखने और सिखाने वाले पुरुष। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। तो देखो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, अभी आगे हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो हम उसके थोड़ी सी निगेटिव और पॉजिटिव सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। जैसे हमने बात की कि वो यहाँ लिखा जा रहा है कि महिलाओं ने भी की थी, तो बिल्कुल महिलाओं ने की थी। करीब 1028 सूक्त हैं, तो कम से कम जो है 12 से 15 सूक्तियाँ किसने रची हैं, महिलाओं द्वारा भी रची गई है ना। महिलाएं जो भिक्षुणी होती थी, या महिलाएं संत थे, या महिलाएं ऋषि थी, जिन्हें जो कुछ भी कहे अपन, उन्होंने क्या किया है भी ये रचनाएं जो है रची हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृतिक और संस्कृत है, या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। जो आज की संस्कृत है वो संस्कृत नहीं, उस संस्कृत में क्योंकि पतंजलि की अष्टाध्यायी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जो पहले की संस्कृत है वो कैसी संस्कृत है, प्राकृतिक संस्कृत है। तो प्राकृतिक संस्कृत वो है, उसे क्या कहते हैं अपन, वैदिक संस्कृत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उसमें लिखा भी उन्होंने लिख दिया कि तुम आजकल जो स्कूल में संस्कृत अपन पढ़ते हैं वो संस्कृत इससे थोड़ी कैसी है, भिन्न है। तो ये वो संस्कृत नहीं है, ये प्राकृतिक संस्कृत है, शुरू की संस्कृत है। प्रारंभ में संस्कृत का जो हुआ है ये उसकी संस्कृत है, ठीक है। जैसे उन्होंने नीचे दिया है, आगे देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो कैसी है, भारत यूरोपियन परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत कैसी किस किस की है, भारत और यूरोपियन परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फारसी, यूरोप, बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द, जैसे उदाहरण के लिए मातृ तो संस्कृत है, माँ हिंदी है और मदर अंग्रेजी होगी, देखने को मिलती है। वो कहते हैं क्या आपको इनमें कोई समानता नजर आती है, तो देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में जो है तिब्बत वर्मा, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़, जी द्रविड़ प्रकार की भाषाएं याद रखना, है ना। जो पूर्वोत्तर की थी वो दूसरे उपमहाद्वीप की थी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जो है, मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हैं और छपी हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, तो इस उच्चारण के कारण ये क्या करते थे, वो सुन लेते थे। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि श्रुति की श्रेणी में आती है। और श्रवण किया जाता था, तो श्रवण किया था, ना कि पढ़ा जाता था, है ना, ना कि पढ़ा जाता था। तो रचयिता कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया होगा और छापने का काम तो महज मुश्किल से 2 साल पहले हुआ, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद करते हैं, कैसे करते हैं देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद करते हैं कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि
देवियों की पूजा में, देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद का ही सूत्रंश। अभी आगे लिखेंगे उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो चलो, तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना मतलब एक पेज है, जो है मूर्च जो वृक्ष की छाल है उसकी छाल पे लिखे थे, इसलिए जो है ना क्या करना पड़ता है ना, जैसे जो है अपन तो भुर्ज जो होती है, भुर्ज के पत्ते होते हैं ना उसी की छाल पर लिखे थे। तो यह पांडुलिपि जो है कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 साल पहले। तो ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपियों को देखकर अंग्रेजी हिम्मत तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये जो है नदियों का संवाद है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलो, हम आपको बताएं कि इस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो हमने जाना कि क्या जाना कि ऋग्वैदिक काल में कितनी सूक्तियां हैं, कहाँ हैं, कौन कैसे है और कब क्या कौन लिखा गया है ना। तो इसका ध्यान रखें। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जैसे ऋग्वेद का जो धीरे धीरे आगे कंपाइलेशन हुआ है वो करीब 500 AD लग करके जो है बाद में उसको एकत्रित कर लिया गया पांडुलिपियों के रूप में 500 AD में। और जबकि बात कितनी हो रही है, लगभग 3500 साल पहले, मतलब करीब 1500 BCE में, ठीक है, BCE में। इसकी यहाँ इस समय ये कंठस्थ याद किए जा रहे हैं एक स्टूडेंट से, मतलब एक छात्र से दूसरे छात्र की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये और इनका फाइनल कंपैरिजन आगे कहाँ होता है, लगभग 500 AD 400 AD के समय, 500 ईस्वी में, है ना। इतनी चीज को भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस समय जो है कि राजनीति कैसी थी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन इसको चलाता था इस समय को। तो हम धीरे धीरे उन सबकी बात भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था। क्या लिख लेते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए हमें देखना होगा कि इस समय चल क्या रहा था। तो हम देखेंगे कि इस समय राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, मतलब कोई राजा नहीं है, समझ रहे हो, राजा नहीं है, मतलब राजा नहीं है। राजा नहीं मतलब ये नहीं कि मतलब कोई है नहीं, राजा नहीं है, कोई स्पष्ट स्थिति राजा की नहीं है, ठीक है। जैसे हम आपको देखेंगे राजा नहीं है मतलब कैसे, जन आधारित है। कैसी आधारित है, जन आधारित है। तो सभी लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई किसी एक नहीं, ठीक है, जन आधारित है। मतलब पूरा जो ऋग्वैदिक काल के जो समाज है या राजनीतिक व्यवस्था है वो जनतंत्र आधारित है, जनता पर आधारित है ना, जनजातीय आधारित है, जनजातीय समाज है ना, याद रखेंगे इसको, जनजातीय समाज है। राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो और लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे। तो लोग जो है खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, अपने लिए खाना की व्यवस्था कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और बस यही लोगों का जीवन है, खाना बदोश जीवन है। दूसरी बात, ठीक है, अब राजा की स्थिति उपस्थित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मतलब क्या है कि राजा की पहचान राजा के रूप में नहीं है। इनकी पहचान किस रूप में है, कबीले के प्रमुख के रूप में कह सकते हैं, कबीले के रूप में पहचान है। कोई कबीला है तो उसकी पहचान के रूप में राजा की पहचान है, तो कबीले के रूप में पहचान है। तो यदि कबीले के रूप में पहचान है तो मतलब क्या है, ठीक है, कबीले के रूप में पहचान है। तो अब कबीले के रूप में पहचान किस रूप में, तो इन्हें जनस्य कहा जाता था, जनस्य या जनगोप, है ना, जनगोप। इसका मतलब होता था उस कबीले का प्रधान, है ना, क्या होता था इसका मतलब, कबीले का प्रधान। तो कबीले का प्रधान भी जो है इन्हें कहा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, राजा की बात हो गई, है ना। तो अब और यहाँ पे क्या है, अब राजा है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बात करेंगे हम इस समय बता रहे हैं आपको कि युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हो गए, है ना, युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो युद्ध किए जाते थे, युद्ध किस लिए किए जाते थे, जमीनों के लिए युद्ध किए जाते थे, जमीन के लिए युद्ध किए जाते थे। और युद्ध किस लिए किए जाते थे, गायों के लिए युद्ध किए जाते थे। कई ऐसे वाक्य आए हैं जिनके लिए मतलब ऐसे गविष्टि, है ना, गविष्टि करके एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है, गव्यतु करके ऐसा एक वर्ड आया हुआ है ना। तो ये सब वर्ड किस लिए आए हैं, युद्ध में मतलब जीतने के लिए, गायों के लिए है, तो गायों के लिए, लेकिन युद्ध में, तो ये युद्ध करके मतलब गायों को लाया जाता था, उन्हें जीता जाता था। तो युद्ध भी हुए हैं गायों के लिए, तो युद्ध के लिए हमें सेना की जरूरत पड़ती होगी। तो यहाँ जो है कोई स्पष्ट सेना नहीं है इस समय, ध्यान रखेंगे।
स्पष्ट सेना नहीं होती थी। जैसे कोई आवश्यकता पड़ी है, मान के चलो कोई किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति ने किसी दूसरे कबीला पे, एक कबीला के व्यक्ति ने दूसरे कबीले के व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण के बाद क्या करेंगे वो कि जो कबीले के लोग ही होंगे वो ही क्या बन जाएंगे, उस समय सेना बन जाएंगे। तो कबीले के लोग आवश्यकता पड़ने पर सेना बन जाया करते थे, है ना। तो कबीले के लोग या प्रजा, जो उस समय की प्रजा थी, वो प्रजा ही क्या बन जाया करती थी, प्रजा ही, कबीले के लोग ही सेना के रूप में होते थे, है ना। तो सेना के रूप में हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये उस समय का राजनीतिक व्यवस्था है कि कोई स्पेशल सेना नहीं है, वहां सेना के लिए वही कबीले के लोग हैं जो बाद में सेना बन जाया करेंगे। और जब सेना का काम, मतलब जब कोई आक्रमण समाप्त हो गया या जीत लिया उन्होंने उसको, तो वो फिर अपने एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन यापन करने लगेंगे। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं यहाँ राजा का दायित्व जो है, वो जो राजा का दायित्व रहेगा आपका चौथे नंबर में। तो राजा का दायित्व ज्यादा नहीं है, ठीक है, राजा का दायित्व ज्यादा नहीं, राजा के ऊपर ज्यादा दायित्व नहीं दिया गया, क्योंकि राजा जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, सभी प्रधान के रूप में है, लेकिन ये सब नियंत्रित किससे हो रहा है, यहाँ राजा को कोई दायित्व नहीं। तो यहाँ कुछ वर्ड आते हैं, समिति और सभा जैसे वर्ड आते हैं, सभा और समिति और विदत, ये तीन चीजें वर्ड आती हैं। तो ये क्या है, ये विदत और सभा समिति क्या है ना, विदत करके ऐसा एक वर्ड आता है। तो सभा क्या है, सभा ऐसा समझ सकते हैं कि सभा जैसे आज की, जैसे हम कहते मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल समझ लो, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद जैसे जो लोग समझ लो। तो मंत्री परिषद में गिने चुने लोग रखते हैं, जैसे प्रधान, आज के समय में हम बात करें तो प्रधानमंत्री, है ना, और जैसे गृह मंत्री, है ना, होम मिनिस्टर, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो 6-7-8 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया जाता है ना। तो है ना मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद समझ गए, मंत्री परिषद की बात होगी। तो एक स्पेशल तौर पे बनाया जाता है कि जो पूरी पूरा मंत्री परिषद होती उसका काम नहीं इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इन पूरी पावर इन लोगों के हाथ में होती। पीएम हो गए, है ना, प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री भी इसमें जोड़ लो, तो ये कुछ लोगों के पास जो है एब्सोल्यूट पावर होती है, ये पूरे जो है समाज क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो वैसे क्या होता था, ये सभा होती थी जो कि एक उच्च लोगों की सभा हुआ करती थी, ठीक है। तो उच्च लोगों की सभा मतलब कुछ उच्च व्यक्तियों की सभा जो एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में उस समय रखते होंगे। दूसरी बात समिति, समिति जैसे आज की बात कर लो, पूरा मंत्रिमंडल हो गया, पूरा मंत्रिमंडल, कितना मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो वो पूरा मंत्रिमंडल आज की समिति की तरह हो गई। और ये सभा और समिति किस पर नियंत्रण रखते थे, राजा पर नियंत्रण रखते थे। राजा मतलब जो उस समय का प्रधान बनाया जाता था सब समय के लिए, तो वो प्रधान, उस पर नियंत्रण कौन रखता था, तो ये नियंत्रण रखता था सभा और समिति। एक विदत वर्ड भी है, तो ये विदत वर्ड जो है, ये विदत वर्ड में काफी जो है विवाद उत्पन्न है, लेकिन एक जो सामान्य अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है कि विदत क्या रहा हुआ है, एक अनुष्ठानिक जो है या धार्मिक कार्यों के लिए, अनुष्ठानिक या धार्मिक कार्यों के लिए बनी हुई एक संस्था रही होगी जो धार्मिक कार्य कराए जाते हैं। जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहे हैं तो धार्मिक कार्य कौन करेगा, तो वो धार्मिक कार्य करने के लिए जो है, अनुष्ठानिक या धार्मिक कार्य करने के लिए विदत जैसी संस्था जो है यहाँ पे है। अच्छा, और हम बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तो हम अभी कुछ पूरी बात कर लेते हैं, फिर बाकी हम यहाँ जो है, जो ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है वो भी देख लेंगे। अच्छा, और यहाँ पे बात करें हम तो 5 में से जो है हमने ये कितने नंबर होगा हमारे 4, तो 5वें नंबर बात करते हैं। तो देखो अब यहाँ हमें कुछ इतनी राजनीतिक व्यवस्था है, तो हमें इनको सैनिकों को क्या देना होगा, हमें वेतन देना होगा। तो देखो समझो, इस समय जो राजस्व या पैसे का जो पूरा आमदनी का जो साधन है, वो आमदनी का साधन केवल और केवल क्या है, एक चूंकि पूरा समाज ही कैसा है, एक प्रकार का कबीलाई समाज है, पशुचारण समाज है ना, पशुओं को पाल रहे हैं। तो यहाँ जो कर है, जो कर मतलब कर कोई प्रणाली नहीं है, याद रखेंगे, कर प्रणाली नहीं है, ठीक है, कर प्रणाली नहीं है, कर प्रणाली नहीं है तो मतलब फिर क्या है, तो यहाँ एक प्रकार का स्वैच्छिक कर होता है, जिसे अपन बलि कहते हैं। बलि का वो मतलब नहीं है कि जैसे किसी की जानवर की बलि देना, वो बलि नहीं है यहाँ पे। यहाँ बलि मतलब है एक स्वैच्छिक कर। कैसा कर, स्वैच्छिक कर, अपने स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर है। और ये स्वेच्छा से कर कैसा होता है कि जो प्रजा होती है वो राजा के लिए, मतलब राजा के लिए क्या लाती है, उपहार स्वरूप, जैसे कोई उपहार हो गया, है ना, उपहार हो गया, या जैसे
कोई फंक्शन हुआ तो उसके लिए जो राजा को मिलने वाले, या कोई काम कर दिया, मान के चलो काम के रूप में कोई उपहार दे दिया, तो ये क्या, ये स्वैच्छिक है। तो इसे अपन कहा गया है बलि, और बलि कर के रूप में लिया गया है, लेकिन कोई कर प्रणाली नहीं है, लेकिन एक कर है जो बलि के रूप में है, लेकिन ये स्वैच्छिक है, मतलब किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हमें एक बात याद रखना होगा, ये परंपरा के तौर पर चला आ रहा था। तो किसके तौर पर चला आ रहा था, तो ये परंपरा के तौर पर चला आ रहा था। और परंपरा से कोई चीज जब बन जाती है तो फिर वो कहने को तो स्वैच्छिक होती है, पर वो फिर वो फोर्सफुली हो जाती है ना, दबाव हो जाती है कि दबाव के अनुसार हमें वो कर देना ही होता है, याद रखेंगे। जैसे आज हम कोई परंपरा मानते चले, नहीं मानेंगे तो हमें प्रेशर रहता है समाज का कि नहीं वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो वैसे ही मतलब ये जो बलि करता वो स्वैच्छिक रूप से चली आती थी करता, लेकिन क्योंकि परंपरा के रूप में चला आ रहा है ये कर, तो फिर वो फोर्सफुली लगने लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं की गई है, बताया गया है कि बलि जो है एक स्वैच्छिक कर है। और ये सब पूरी चीजें कहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ये पूरी चीजें ऋग्वेदिक में आई हुई ऋचाओं के अनुसार हमें ये सब जानकारी प्राप्त हो रही है। याद रखेंगे इस पूरे ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में जितनी भी बात होगी वो केवल ऋग्वेदिक पर आधारित होगी, क्योंकि हमें कोई भी पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलते हैं। एक बार ऐसे ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, कि ऋग्वेदिक जो साहित्य वैदिक काल है वो ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल को पुरातात्विक स्रोत नहीं जानते और हड़प्पा सभ्यता को साहित्यिक स्रोत नहीं जानते, विवेचना करें। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड पूछे हुए हैं, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो है जितनी भी बात की जाएगी वो सारी ऋग्वेदिक आधार पर, क्योंकि हमें कोई भी पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलेंगे इस मूवी में। ठीक है, हमने आपको बता चुकी कि यहाँ सेना की कोई व्यवस्था नहीं, तो वैसे ही कोई स्थायी सेना भी नहीं रहेगी। ठीक है, राजा के दायित्व भी सीमित थे, बता चुके। राजा को जो है सभा समिति द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, लेकिन राजा की सहायता के लिए और भी जैसे लोग हैं, जैसे हम बात करेंगे, यहाँ कुछ वर्ड आएंगे आपके लिए, पुरोहित। ठीक है, पुरोहित का कार्य क्या होगा, पुरोहित का कार्य होगा कि जैसे राजा कोई युद्ध में जाने वाला है तो जितने भी धार्मिक कार्य होंगे उनकी जो व्यवस्था बताई जाएगी वो कौन बताएगा, पुरोहित बताएंगे। ठीक है, पुरोहित, युवराज जैसा वर्ड आया हुआ है। ठीक है, युवराज, वज्रपति आया हुआ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड ही पूछती है यूपीएससी आजकल। तो ये वज्रपति होता है चारागाह का स्वामी, चारागाह का स्वामी। ठीक है, चारागाह का स्वामी, याद रखेंगे इसको, वज्रपति को। सेनानी, वही सेनानी, मतलब जो प्रजा के लोग हैं, जब समय पड़ने पर सेना के लिए यूज हो रहा है तो सेनानी से शब्द आया है। ग्रामीणी कैसे, जो गांव के मुखिया के प्रधान समझ लो, वो ग्रामीणी हुई। ठीक है, और भी बृहस्पति जैसे शब्द आए हैं। ठीक है, एक पूर्व शब्द आया है, कौन शब्द आया है, पूर्व शब्द है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं बची है, पूर्व शब्द आया है। तो जो पूर्व शब्द जो है वो किसके लिए, दुर्ग के लिए, दुर्ग के प्रधान के लिए यूज किया गया है, दुर्ग के प्रधान के रूप में यूज किया गया है। तो ये जो है हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, याद रखेंगे। हम एक चीज और, तो हम यहाँ प्रशासन के बारे में, समाज साम्राज्य के बारे में बात की थी कि कैसा साम्राज्य कितने स्तरों में बटा था। तो देखो मैं अगर ऐसे एक पार्ट बना लूँ तो ये पहला गोला हो गया अपना, ये दूसरा हो गया है ना, और ये तीसरा हो जाएगा, और ये जो है चौथा हो जाएगा, और एक बड़ा। तो अगर मान के चलो ये किसी का साम्राज्य है, ये किसी एक उस समय ऋग्वैदिक काल में कोई एक साम्राज्य है, तो ये साम्राज्य हो गया, मतलब राज्य हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो अब आएगा जन। कोई जनपद नहीं है, यहाँ जन है। ठीक है, और जन के मुखिया को हम जो है गोप के बता चुके हैं आपको, गोप बता चुके। ठीक है, ये सेकंड विभाजन है, और ये जो थर्ड विभाजन है ये क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। ये जो है क्या है, विस है। विस मतलब आज की जिला जैसी बात होगी, विस है ना, विस कहा गया है, मतलब आज जैसे हम बात कर लें जिला, जैसे बांट देते, जिला के रूप में बांट देते, तो ये उस तरह का डिस्ट्रिक्ट है ये, है ना। फिर आएगा आपका क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका ग्राम, तो ग्राम आ जाएगा, इसके बाद गाँव, तो छोटे छोटे गाँव आ जाएंगे। तो ये इसके बाद क्यों कौन बढ़ गया है, गाँव। और गाँव के बाद जो सबसे छोटी इकाई है वो है कुल, क्या है, कुल या परिवार। तो कुल या परिवार, तो ये जो है पूरा विभाजन है कि साम्राज्य को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो पहले उन्होंने राज्य, सब एक राज्य हो गया, अगर उनकी टेरिटरी है तो उस राज्य में जो है वो जन,
जन में बांटेंगे, जन में उसका मुखिया कौन रहेगा? गोप। विष में बांटेंगे तो इसका प्रमुख कौन रहेगा? विषपति। ठीक है, विषपति। तो जो हमने एक आपको बोला है विषपति जैसा शब्द वर्ड हमने बीच में इसके पहले बोल चुके, तो विषपति कौन है? इस जिले का प्रमुख हो गया। गांव के प्रमुख को ग्रामीणी भी कहा गया है ना, गांव के प्रमुख को। और ये कुल की, यह कुल या परिवार इस, और इस समय जो है समाज की सबसे छोटी इकाई भी कुल ही है। क्या है? कुल या परिवार है। तो इतनी चीजों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पूरा सामाजिक क्या है? विभाजन है। किसका है? समाज विभाजन है ऋग्वैदिक काल का। तो फिर से हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे ध्यान रहे कि जो है ना, तो कि मतलब राजा की व्यवस्था मतलब कोई स्पष्ट भूमिका नहीं, जन आधारित है और जनजातियों आधारित समाज है इस समय। तो जनजाति द्वारा इस जो है पूरा एक सामाजिक अवधारणा है। खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा की स्वयं की कोई पहचान नहीं, कबीले के रूप में पहचान है, और उसे जनस और जनगोप जैसे वर्ड आए हैं। तो जनगोप या गोपति है ना, तो ये जो वर्ड है ये उस कबीले के, जैसे राजा कह रहा है जैसे हम उस प्रधान के रूप में है, कबीले के प्रधान के रूप में। युद्ध भी हो रहे हैं उस समय, तो राजा ही युद्ध की जो है नेतृत्व करने जाएगा। तो युद्ध किस लिए हो रहा है? या तो जमीन के लिए युद्ध हो रहा है या गायों के लिए युद्ध हो रहा है। और गायों के युद्ध के लिए हमें कैसे पता चलता है? ये वर्ड आ रहे हैं गविष्टु और कवेतु जैसे शब्द, जो क्या बता रहे हैं कि युद्ध के समय गायों को कैसे जीता गया। स्पष्ट सेना नहीं है, स्पष्ट सेना नहीं है, वही जो लोग प्रजा है वही समय आवश्यकता पड़ने पर सेना के रूप में उपयोगी होंगे। कबीले के लोग है ना सेना के रूप में उपयोगी हो चुका। राजा के दायित्व में जो है बड़ी ज्यादा दायित्व नहीं दिए गए हैं। उनकी सहायता के लिए काफी व्यक्ति बताए गए हैं। हमने आपको बताया पुरोहित, युवराज, वज्रपति, सेनानी, ग्रामीणी, विषपति। तो ये शब्द जो है ये सब लोग जो है इसकी सहायता के लिए, तो ज्यादा दायित्व राजा के ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई स्पष्ट कर प्रणाली नहीं है, लेकिन बलि जो है एक स्वैच्छिक कर के रूप में ली जाती थी, उपहार के स्वरूप, या कोई काम कर दिया है ना, तो वो एक स्वैच्छिक है, इच्छा के अनुसार है, देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मत। अच्छा, और हमने क्या बताया कि साम्राज्य को उन्होंने कितने भागों में विभाजित कर रखा था। तो ये जो विभाजन है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हम आपसे यहाँ से याद रख सकते कि भैया जन है ना, और जन सबसे बड़े हैं, फिर आएंगे विष, उससे छोटे हैं, फिर बटेगा गांव में, और गांव से सबसे छोटी पारिवारिक इकाई कौन है? कुल। तो ये जो विभाजन है ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की, इसमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या है? अनेक प्रार्थनाएं। तो बिल्कुल अभी हम आपको जब समाज पढ़ाएंगे, मतलब ऋग्वेदिक काल के में समाज कैसा था उसमें हम आपको बताएंगे, या हम अभी जैसे आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए हैं। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं वो पुत्र प्राप्ति के लिए ऋचाएं हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है? ऋचाएं हैं। पुत्री प्राप्ति के लिए कोई ऋचाएं नहीं है। पुत्री प्राप्ति के लिए कोई भी ऋचाएं नहीं कि पुत्री प्राप्त होने के लिए कोई ऋचाएं की जा रही हो, यज्ञ किया जा रहा हो, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र प्राप्त हुए हैं, ऋचाएं प्राप्त हुई हैं, प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं हमें। तो लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पुत्रियों की जन्म को हतोत्साहित किया था, नहीं, ऐसा नहीं है। पुत्रियां हैं तो अच्छी है, लेकिन कामना की जाती है कि पुत्र प्राप्त हो। तो ये जो है हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, घोड़ों को लड़ाई में रथ में खींचने के लिए काम में लाया जाता था, तो इसलिए घोड़ों की ऋचाएं भैया घोड़े हमारे पास होने चाहिए क्योंकि युद्ध में काम आने वाले को। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, हमने आपको बता चुके। जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो यहाँ हम अभी आपको समाज पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कि वहाँ बंदी बनाए गए लोगों को दास के रूप में रखा जाता था। ठीक है, तो युद्ध में जीते गए कुछ धन का भाग सरदार रख लेते थे। वहाँ ये बात और है कि जो हमने आपको बताया था कि राज्य का जो आमदनी का जो तरीका है, आमदनी कैसे होती, तो आमदनी के केवल अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये कर जो स्वैच्छिक बलि है, या जो आक्रमण के बाद जो किसी क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया, उस आक्रमण के बाद जो भी मिलेगा उस पर कुछ हिस्सा जो है सरदार का भी होता था। जो लूट में जो भी मिलेगा वो सब क्या है, किसका? सरदार का हिस्सा। कुछ हिस्सा पुरोहित को भी देना पड़ता था। ठीक है, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में ये आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरी की आहुति भी दी जाती थी।
अच्छा, एक चीज़ और हम आप याद रखेंगे कि याद रखना है हमें कि जो इस समय, चलो हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ना, तो इस समय जो है अग्नि और इंद्र हमने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो अग्नि क्यों महत्वपूर्ण रही, तो कुछ समझ, अग्नि के हमने 2-3 कारण आपको बताए कि घर घर में एक तो यूज है, ठीक है। तो अग्नि एक और कारण से भी जो है महत्वपूर्ण रही, क्योंकि अग्नि में क्या करते थे, जैसे अग्नि जलाई, ठीक है, तो इसको है, इसको देखो, तो देखो अग्नि यहाँ समझेंगे, तो जैसे हमने कोई अग्नि जलाई तो ये अग्नि की लौ है, तो ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये जल रही है, ये अग्नि जल रही है, तो ये जमीन है, तो जमीन का धुआं निकलेगा, तो धुआं कहाँ जाएगा, आसमान पे। तो जमीन का जो आकाश से संबंध भी बताते, तो वो कौन कराएगा जमीन से आकाश का संबंध, वो अग्नि कराएगी। तो इसलिए भी अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते, तो हम आपको बता चुके। कोई स्थायी सेना नहीं, ये हम आपको बता चुके, लेकिन लोग सभाओं में मिलजुल कर रहते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। बाहर ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल क्या हो, योद्धा, मतलब ये हो। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब अगर हम बात करें तो लोगों का वर्गीकरण, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं समाज की, है ना। तो जैसे हम एक चीज और बात कर लेते हैं, फिर हम आपको इसमें इसका अर्थशास्त्र बता देंगे, मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापारिकता क्या था। तो हम समाज की बात करें, यहाँ जो बात की जा रही है वो रियलिटी में समाज की बात की रही थी कि समाज कैसे थी, ठीक है। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। मतलब जैसे हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं कि लोगों का वर्गीकरण कैसा था, ऐसा नहीं था कि आज जैसे जो जन्म से जो कुछ है वही चलता आ रहा, नहीं। यहाँ कर्म के आधार पर विभाजन था। किसके आधार पर विभाजन था, कर्म के आधार पर विभाजन था, कर्म के आधार पर विभाजन, ठीक है। कर्म के आधार पर विभाजन कैसा कि यदि कोई व्यक्ति, उसके घर में मान के चलो कोई खेती होती है, या मान के चलो बड़े ही है वो, है ना, फर्नीचर बनाता, तो वो बनाता है, लेकिन अगर वो पढ़ लिख कर अगर यदि वो पुरोहित वाला काम भी करने लगेगा तो कोई बात नहीं थी, समझ रहे, तो वो सर्वमान था। तो कर्म के आधार पर विभाजन था, भाषा के आधार पर, और परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परिवार के आधार पर किया गया। लोगों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया। विभाजन मतलब ये नहीं है कि वो आज के नेगेटिव सेंस में नहीं, विभाजन मतलब बटे होते वर्गीकरण था कि ये काम इस वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, ठीक है। दोनों समूह हैं, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, मतलब पुरोहित ब्राह्मण, है ना, और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो यहाँ वैसे दो लोगों के समूह, हमें आपको एक समूह और बता देते हैं जो तीनों ऋग्वेद में बात की गई और कोई बात नहीं की गई। एक ऐसे लोग मतलब जो अनुष्ठान करते थे, ठीक है, तो एक हो गए पुरोहित, क्या हो गए, पुरोहित या ब्राह्मण जो आपको कहा जाता है, और दूसरे हैं पुरोहित या ब्राह्मण, पुरोहित या ब्राह्मण हो गए। अब दूसरे बच्चे कौन बचे, राजा, और तीसरे थे सामान्य लोग, तो ये है जो मतलब पूरे ऋग्वेदिक काल में समाज की व्यवस्था यही है कि क्या करेंगे, वर्गीकरण 3 प्रकार से है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो समाज है हम आपको पहले बता चुके, कबीलाई और जनजातीय समाज है, ठीक है, समाज है। हम आपको एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे जो ऋषि वशिष्ठ है, ऋषि विश्वामित्र है, कौन है, ऋषि विश्वामित्र। तो जन्म से जो है ये राजा के परिवार के थे, है ना, राजा के परिवार के थे, लेकिन इन्होंने पुरोहित वाला काम किया। समझ में आ रही बात आपको, है ना, पुरोहित थे ये। तो इस तरह कर्म के आधार पर लोगों का विभाजन है इस समय, है ना। और हम बात कर लेते, समाज की बात कर लेते, है ना, बाकी फिर हम इसके आगे देख लेंगे। यहाँ भी बात कर लेते, ये जो समाज है, हम समाज के ऊपर हमने 2 लाइनें बता दी, अब वो भी लिख लेना, यहाँ भी लिख लेना। समाज कैसा है, समाज पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं की स्थिति खराब है, महिलाओं की स्थिति भी ऊंची है और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। महिलाएं जो है यज्ञ में साथ बैठती हैं, किसके साथ, महिलाएं जो है यज्ञ में साथ बैठती हैं अपने पतियों के साथ, ठीक है। तो पति के साथ महिलाएं कहाँ बैठती हैं, यज्ञ में बैठती हैं, यज्ञ में, ठीक है। तो अच्छी स्थिति है महिलाओं की। और भी हम आपको बता देते हैं, समाज में वीर पुरुषों की कामना की थी, वो हमने आपको बता दिया क्यों की जाती, क्योंकि युद्ध करने के लिए किसको चाहिए, एक अच्छा युद्ध करने वीर पुरुष चाहिए, तो इसलिए वीर पुरुषों की कामना की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। और हम समाज में आपको बता देते हैं जो है समाज में
महिलाओं की जो शादी है वो यौवन मतलब किशोर अवस्था के बाद, तो महिलाओं की जो शादी है वो यौवन आरंभ होने के बाद, है ना, मतलब करीब वही 12 से 16 एक एज, है ना। तो ये उस समय जो है महिलाओं की शादी की जा सकती थी। हमने बता चुके आपको कि यज्ञ में जो है 7 महिलाएं बैठती थी। महिलाओं की स्थिति मुखिया के रूप में नहीं है, मुखिया अभी भी कौन है याद रखें। तो ये पितृसत्तात्मक समाज की विशेषता ही है। और हम पूरी जब इतिहास पढ़ेंगे, पूरे इतिहास के काल में महिलाओं की स्थिति द्वितीयक होना ये हर समाज की विशेषता रही है, ठीक है, याद रखेंगे। बस कहीं बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो कहीं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बस इतनी है। बाकी मुखिया का काम कौन है? मुखिया घर का कौन है? अभी भी घर का पुरुष। मुखिया कौन है? घर का पुरुष। तो ये जो है महिलाओं की मतलब ये उस समय का समाज है, ठीक है। घर में कोई भी नियंत्रण, जैसे आज भी घर में जो है मुखिया जो है पुरुष है। अब धीरे धीरे अवधारणा बदली है, बहुत सारे घर अब महिलाएं भी चला रही हैं, बट उस समय जो है मुखिया कौन होते थे? पुरुष हुआ करते थे। तो पूरे घर पर नियंत्रण और नियमन किसका रहता था? उन पुरुषों का ही रहता था, ठीक है, याद रखेंगे हम इस बात को भी, ठीक है। लेकिन पुरुष ऐसे नहीं है कि बहुत खराब है, तो करुणाशील है पुरुष। कैसे है? करुणाशील है, क्षमाशील है ना, करुणाशील है, क्षमाशील है। पुरुषों में जो है ये गुण पाए जाते हैं। ऐसे मतलब कोई खराब पुरुष नहीं है, नियमन जरूर किया जाता है पुरुषों द्वारा, लेकिन करुणाशील है, क्षमाशील है पुरुष, ठीक है। और भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस समय समाज में दो तीन जैसे समाज में विवाह किस प्रकार के थे, तो समाज में जो है एक तो एकल विवाह है ही, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, जैसे विवाह है तो वो हो गया। अच्छा, एक होता था बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या है, हम इनके मतलब को भी समझ लेते हैं। बहुपत्नी विवाह, पत्नी विवाह। तो बहुपति विवाह का मतलब है कि एक पत्नी का बहुत सारे पति होना, ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुपति विवाह। इसका एक उदाहरण अगर हम थोड़ा सा इसको झांकने का प्रयास करें तो ये हमें कहाँ मिल जाएगा, मतलब एक पत्नी का, है ना, याद रखेंगे, एक पत्नी के एक से अधिक पति होना। तो इसका एक उदाहरण मिल जाएगा हमें महाभारत में। जो द्रौपदी थी जो है ना, तो उनके जो क्या कहना पड़ता है, जो पति थे वो पांच थे। तो हम ये वहां से हमें रिफ्लेक्ट होता है कि देखिए वहां एक प्रकार के बहुपति विवाह थी, बहुपत्नी विवाह भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। तो ये तो ठीक है, सामान्य कह रहे हैं उस समय की बात है कि बहुपत्नी विवाह बहुत ज्यादा। बहुपति विवाह जो है वो हमें कुछ चटक ही मिलते हैं ना, तो इसको भी याद रखेंगे। एक और विवाह चलता था नियोगी प्रथा, इसको भी याद रखना होगा, नियोगी प्रथा। पुनर्विवाह भी होता था, है ना, याद रखेंगे। पुनर्विवाह या विधवा विवाह जो है भी होता था। पुनर्विवाह के अंदर विधवा विवाह आ जाएगा, तो नियोगी प्रथा समझ लें, फिर हम पुनर्विवाह को समझते हैं। तो नियोगी प्रथा वह प्रथा है कि जैसे कि कोई महिला होगी, ठीक है, तो अब उसका जो है उस महिला का जो है पति जो है वो कहीं लुप्त हो गया है, कहीं गुम गया है, तो वो अपने घर में अपने देवर के साथ, है ना, देवर के साथ जो है विवाह कर सकती थी या संतान उत्पत्ति के लिए कह सकती थी। तो ये जो प्रथा है वो कौन सी प्रथा कहलाती थी? नियोगी प्रथा कहलाती थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो इसको याद रखना जरूरी है। पुनर्विवाह का मतलब कैसा है? पुनर्विवाह का ये मतलब है कि यदि किसी महिला का पति या तो मृत्यु हो गई है या वो लुप्त हो गया, कहीं खो गया है, तो दोबारा विवाह किया जा सकता है। तो पुनर्विवाह की कंडीशन है, बट लेकिन पुनर्विवाह उस समय जो है कैसा है, पुनर्विवाह प्रचलित है। तो ये क्या है, पूरा समाज है। समाज में गोत्र की अवधारणा भी आ रही है ना, समाज में क्या आ रही है, जो है थोड़ी नियोगी प्रथा और पुनर्विवाह, है ना, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। ये पूरा समाज है। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम जो है इसको यहीं विराम दे लेते हैं, और इसमें अभी हम और बात करेंगे। हम इस समय की व्यापार या अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। हम इसको अगली वीडियो में लेके आते हैं। और अर्थव्यवस्था के बाद हमें जो है धर्म की भी बात करना है कि यहाँ किस समय का धर्म था, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद मतलब पूरे हम ऋग्वेद करा देंगे आपको, इसके बाद उत्तर वैदिक काल करा देंगे, और उसके बाद जो है फिर उत्तर वैदिक काल भी पढ़ना है हमें। और जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो हम इस पूरे वैदिक काल का महत्व भी देखेंगे कि हमें इस पूरे वैदिक काल का महत्व क्या है। तो ये पूरे इतनी डिटेल में इसको पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं,
खत्म करने वाले हैं, है ना। इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है, ऐसे पढ़ना है इसको। फिर हम ये आपके लिए थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक था जन, हम आपको पहले बता चुके, जिसका अन्य भाषा में होता है, और दूसरा था वैश्य। आगे ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, पुरुजन या विश्वजन, भरतजन, है ना, ये सब की बात हमें यहाँ पे मिलती है। अच्छा, और भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्या कह रहा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी भी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। तो ऋग्वेद में भी दास जैसे वर्ड का आया हुआ है। कैसे आया हुआ है कि युद्ध में जीतने के बाद जो बंदी पुरुष बनाए गए उनको दासों के रूप में जो है रखा गया, युद्ध में बंदी बनाए गए। देखो वही चीज लिखी हुई है कि दास वे स्त्री पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। वो काम मालिक जो काम मालिक चाहते थे उन सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी वहां दूसरी जगह अलग विकास हुआ था। ये हमें भी महापाषाण थोड़ी बातें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इसी समय की अर्थव्यवस्था कवर करना है जो यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, हम उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और एनसीईआरटी में अभी यहाँ धर्म भी नहीं दिया गया, तो हम यहाँ धर्म भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो भी इसका पार्ट 2 लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा आपका। और फिर हम उत्तरगति काल की ओर चलेंगे, तो उसको भी इसी तरह से डिटेल में क्या करेंगे, हम डिटेल में बढ़िया तरीके से समाप्त करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट में, और आप किस टॉपिक पर इसी सब्जेक्ट में कहाँ चाहते हैं वीडियो चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और वीडियो पूरी जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, है ना, लाइक शेयर यदि पसंद आए तो बिल्कुल करें, है ना, और सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है। तो इस तरीके से जो है हम इस पूरी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।